हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। और दोस्तों, जैसे ही मैं ये वीडियो बनाने बैठ रहा हूँ, अभी एक न्यूज़ आ रही है कि सऊदी अरेबिया का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, दे आर वेरी क्लोज टू टेकिंग ओवर न्यूकासल। और शुरू में लगा था अप्रैल 2020 में कि ये डील तब हो जाएगी, लेकिन तब क्योंकि कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पेंडेमिक की वजह से वो डील कहीं ना कहीं हो नहीं पाई थी। लेकिन जैसा अभी हम न्यूज़ देख रहे हैं, सारे सोशल मीडिया आउटलेट्स देख रहे हैं, ट्विटर वगैरह देख रहे हैं, तो सब पे लग रहा है कि अब ये डील जो है इट विल कम थ्रू और चीज़ें हैं काफ़ी फास्ट मूव कर रही हैं। तो दोस्तों, कौन है ये सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड, कौन है क्राउन प्रिंस सलमान, आज हम सबकी बात करेंगे। और क्यों वो न्यूकासल को टेक ओवर करना चाहते हैं, जब ये सब डिस्कशन करेंगे हम, और क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है प्रीमियर लीग के आने वाले टाइम पे। तो दोस्तों, ये जो सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, ये एक्चुअली में एक सॉवरेन स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फ़ंड है और इसकी जो वैल्यू है वो लगभग $500 बिलियन के आसपास है, विच मेक्स न्यूकासल्स न्यू ओनर्स द रिचेस्ट ओनर्स इन द वर्ल्ड फुटबॉल। मैं नहीं कहूँगा सिर्फ प्रीमियर लीग, ना कि पूरे वर्ल्ड फुटबॉल के अब सबसे ज़्यादा अमीर ओनर्स बन चुके हैं ये। और आप जैसा देख सकते हैं, अगर कंपैरिजन देखें हम सारे ओनर्स की वेल्थ में, तो न्यूकासल के ओनर्स आर ऑन अनदर लेवल। और क्योंकि जो पूरा मतलब वेल्थ है वो स्टेट ओन्ड है और पूरी कंट्री की एक तरीके से वेल्थ है जो इनके अंडर है, तो पूरी जो इनकी इनकम है पूरी स्टेट की, ये इनके डिस्पोजल पे ही है। ये इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कोई मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है इसमें। और 2016 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक फाइंडिंग दी थी कि इट इज़ ऑल्दो वन ऑफ द बिगेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड्स इन द वर्ल्ड बट इज़ द लीस्ट ट्रांसपेरेंट। मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता ही नहीं कि इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरीके से इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और किस तरीके से पैसा आ रहा है इस फंड में, ये सब अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। इसलिए इनकी वेल्थ पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो क्या ऑयल मनी है, क्या इलीगल इन्वेस्टमेंट्स है, क्या लीगल इन्वेस्टमेंट्स है, ये कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये इनकी वेल्थ का सोर्स है। तो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, वहाँ के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो इस फंड के चेयरमैन हैं और वो इस पूरे फंड के कर्ता धर्ता हैं। तो उनका से है पूरा, अल्टीमेट अथॉरिटी वही है इसमें। और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के बेटे हैं, जो कि इस समय प्राइम मिनिस्टर और किंग हैं सऊदी अरेबिया के। तो इनके सक्सेसर होने वाले हैं सऊदी अरेबिया में, जो सबसे बड़ा नाम होने वाला है इनके बाद, वो मोहम्मद बिन सलमान का होगा। तो एक तरीके से वो राजा हैं, अभी युवराज हैं, राजा बन जाएंगे थोड़े टाइम के बाद सऊदी अरेबिया के। तो पूरी वेल्थ इनके हाथ में है, इस कंट्री की पूरी स्टेट ओन्ड वेल्थ है जैसा मैंने कहा। और ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है इस डील का। अगर आप इनकी वेल्थ के कंपैरिजन में देखें तो कुछ 300-350 मिलियन पाउंड की ये हो रही है। माइक एशली जो न्यूकासल के ओनर है, उनके साथ इनकी डील हो रही है। और जैसे ही मैं ये वीडियो बनाने बैठ रहा था, एक और न्यूज़ आई अभी भी ट्विटर पे कि जो PIF के कंसोर्टियम है उसमें जो शेयर्स का मूवमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है माइक एशली और न्यूकासल के तरफ से। तो जो अनाउंसमेंट है वो ज़्यादा दूर नहीं है। और सवाल है कि न्यूकासल ही क्यों, और क्यों इस तरीके के एक वेंचर में घुस रही है ये सऊदी अरेबिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न तो ये नहीं है कि सिर्फ न्यूकासल ही क्यों, बट हाँ, उनका एक फ़ुटबॉल क्लब को ख़रीदने का रीज़न ये है कि एक प्रेस्टीज एसेट है ये, उसकी वजह से जो उनकी ब्रांडिंग एज अ स्टेट उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और एक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी उनके इन्वेस्टमेंट्स और उनके वेंचर्स चल रहे हैं। ऑल्दो उनका मेन मोटिव हमेशा ये रहता है कि सऊदी अरेबिया में डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, जॉब क्रिएशन किया जाए, लेकिन उसके अलाइनमेंट पे नहीं है ये कहीं ना कहीं। इसका पूरा डिटेल में आर्टिकल एथलेटिक पे मिल जाएगा, आपको जाके ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको मौका मिले तो बस एक यही है कि वो अपनी एक प्रेजेंस चाहते हैं यूरोप में, और एक फ़ुटबॉल क्लब को ख़रीदना ऑब्वियसली एक अच्छी डील होती है। आपको लोग जानने लगते हैं और ग्लोबल आपकी प्रेजेंस अच्छी हो जाती है, आपकी ब्रांडिंग जो है, आपकी रीच है वो रातों रात बढ़ जाती है, क्योंकि एक फ़ुटबॉल क्लब के जो फैंस होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। और यही हमने कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं चेल्सी के साथ, PSG के साथ, मैनचेस्टर सिटी के साथ। तो ये एक अच्छा मूव है अगर इनको इस डायरेक्शन में जाना है। तो एक जो लास्ट डिच एफर्ट मारा जा रहा है इस डील को कोलैप्स करने के लिए, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा आ रहा है एक स्टेटमेंट की जो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है सऊदी अरेबिया में। और सऊदी अरेबिया में जब भी काम करते हैं लोग, तो उनकी जो कंडीशंस होती हैं बहुत ख़राब होती हैं, और जिस तरीके से लोगों को कभी कभी ट्रीट किया जाता है उस स्टेट में, तो वो बहुत एक ख़राब चीज़ है। उसकी वजह से ये एक बोला जा रहा है प्रीमियर लीग को एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा कि प्लीज़ आप यार ये डील होने मत दीजिए, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो इन तरीके की ताकतों को, इन तरीके के लोगों को आप बढ़ावा देंगे कहीं ना कहीं, और ये इस तरीके के जुल्म करते रहेंगे और इनको इस तरीके की लीवें मिलती रहेगी और धीरे धीरे इस चीज़ से कहीं ना कहीं बचते रहेंगे। और एक तो ग्लोबल प्रेजेंस तो मिल ही रही है इनको, अगर ये फुटबॉल में घुस रहे हैं और एक क्लब खरीद रहे हैं
और थोड़ी सी न्यूकासल की हिस्ट्री पे नज़र डालें अगर, तो ठीक ठाक उनका परफॉर्मेंस रहा है। जैसा आप देख सकते हैं 04, 05, 06, 07, 08, 09 इन द अर्ली डेज ऑफ इंग्लिश लीग डिवीज़न 1 वो काफ़ी अच्छे थे, चैम्पियंस रहे 3 बार, उसके बाद 26, 27 में जीते और उसके बाद अभी तक नहीं जीते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100 साल हो जाएंगे 2026-27 में उनको। तो आई थिंक 2027 या 26 से पहले तो जीत ही जाएंगे ये अपना एक और टाइटल, अगर ये आ जाता है, ये जो डील है जो ये अगर कंप्लीट हो जाती है तो। हाँ, आई थिंक आप देख सकते हैं कि मतलब रिसेंटली इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, रनर्स अप रहे हैं 2 बार 95, 96, 96, 97 में। मिड 90s में काफ़ी एक्टिव रहती थी न्यूकासल टाइटल रेस में, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ मेजर किया नहीं। और जैसा आप देख सकते हैं फिर सेकंड डिवीज़न में भी काफ़ी खेले वो, उनका जो डार्क पैच था वो आ गया था केविन कीगन के जाने के बाद। चैम्पियनशिप में वो रेलीगेट हो गए थे, फिर वापस आए 2017 में। FA कप जीते हैं 6 बार और रनर्स अप रहे हैं 7 बार। उसके अलावा 1 लीग कप जीते हैं, चैरिटी शील्ड जीते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेजर ट्रॉफीज़ की मैं बात करूं तो 4 लीग और 6 FA कप, जो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर न्यूकासल को एज अ ट्रेडिशनली आप देखें तो काफ़ी रिस्पेक्टेड क्लब है। एक इंग्लिश हिस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट रहा है न्यूकासल यूनाइटेड, जो सेंट जेम्स पार्क है ट्रेडिशनली एक बहुत रिस्पेक्टेड वेन्यू रहा है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है यहाँ का। अब अगर ये टेक ओवर हो जाता है तो क्या आप न्यूकासल को भी ऑयल मनी, प्लास्टिक क्लब, शुगर डैडी मनी, ये सब क्लब्स, प्लास्टिक फैंस, इस सब नाम से पुकारेंगे, या आप भी मतलब सोचेंगे कि नहीं ये क्लब तो डिज़र्व करता है भाई टेक ओवर होना, ठीक है न्यूकासल के साथ हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। तो वो लाइन हम कहाँ ड्रॉ करेंगे कि हाँ अगर ये क्लब टेक ओवर होता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये क्लब टेक ओवर होता है तो नहीं यार, सही नहीं है यार, ये मतलब इनको तो बहुत क्विक सक्सेस मिल गई। तो ये मतलब अगर गलत है तो पूरा ही गलत है, और अगर सही है तो किसी भी क्लब को टेक ओवर कर लो फिर तो सब सही है। तो आई थिंक इस सब डिबेट में पढ़ना कोई मतलब समझदारी वाली बात होगी नहीं। हाँ बट ज़रूर एक बूस्ट तो मिलेगा प्रीमियर लीग को और न्यूकासल यूनाइटेड फैंस को डेफिनेटली। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। तो ये छोटी सी दोस्तों बातें हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड क्या है, मोहम्मद बिन सलमान कौन है, क्यों न्यूकासल को ख़रीदना चाह रहे हैं ये, और आप ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे सारा ज्ञान अवेलेबल है। मैंने भी अभी वहीं से ही निकाला है सारा कुछ, विकिपीडिया पे आपको मिल जाएगा, ट्विटर पे आपको मिल जाएगा। अब बात करें इसकी प्रीमियर लीग के इम्पैक्ट पे, तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो इनकी वेल्थ है दैट इज़ नो वेयर क्लोज टू वॉट अदर ओनर्स हैव राइट नाउ। लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अब आप एक बात समझिए, फाइनेंशियल फेयर प्ले है, मतलब ऑब्वियसली उसको बैंड किया जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अनछंड पैसा खर्च कर सकते हैं एक विंडो में और जो मर्जी आप प्लेयर चाहे वो लेके आ जाएं। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस है, कुछ वेज स्ट्रक्चर होता है, वेज कैप्स होती हैं, एक लिमिट होती है जिसमें आप अपनी ट्रांसफ़र फ़ी खर्च कर सकते हैं। तो मेरा एक सीधा साधा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए मार्केट में कोई चीज़ है जिसकी कीमत 50 रुपये है, अब आपके पास 100 रुपये हैं और एक बंदे के पास 500 रुपये हैं, लेकिन कीमत तो उसकी 50 रुपये ही है ना। तो अगर सामने वाले के पास 500 रुपये भी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपके पास भी पैसा है, उसके पास भी पैसा है, तो वो जो चीज़ जितने पैसे में आएगी वो आएगी। चेल्सी भी उतना ही पैसा डालेगी, मैन सिटी भी उतना ही पैसा डालेगी, PSG भी उतना पैसा ही डालेगी जितना भी डालते आ रही है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ कंपटीशन ज़रूर बढ़ गया है, अब टॉप 6 से टॉप 7 हो जाएंगे प्रीमियर लीग में, और अगर इन्होंने जो साइनिंग्स ये हमको देखने को मिल रही हैं, जो मीमर्स हैं और जो मतलब लोग बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं देख रहा हूँ कि तरह तरह की पॉसिबल लाइनअप्स बना दी हैं लोगों ने। तो इस तरीके की अगर हरकतें करेगी न्यूकासल, और 1-2 सीज़न में जिस तरीके से हमने देखा कि मैनचेस्टर सिटी ने 2009 से 2012 तक बहुत अच्छी टीम बना ली 3 साल में, कहीं ना कहीं PSG ने भी वही किया, चेल्सी ने तो पहले सीज़न में ही धूमधाम कर दी थी जब रोमन अब्रामोविच आ गए थे। तो हम देख सकते हैं कि अगर 2-3 साल में न्यूकासल इस तरीके के प्लेयर्स ले आती है, टैलेंट्स ले आती है, तो बढ़िया टीम हो जाएगी न्यूकासल की, और डेफिनेटली कंपटीशन है ना केवल बाकी मिड टेबल टीम्स को बट टॉप टीम्स को भी, और टाइम लगेगा उनको टाइटल कंटेंशन में आने में, 2-3 साल ज़रूर लगेंगे, लेकिन हाँ एक बड़ा नाम वो बन सकते हैं अगर उनको सही से मैनेज किया गया हो, और जो फाइनेंसेस हैं उनके अनलिमिटेड फाइनेंसेस हैं जो उनके, वो जो हैं वो उन्होंने सही तरीके से इन्वेस्ट किए। हाँ वेल्थ से एक चीज़ ये होती है कि मान लीजिए आपने कोई महंगा प्लेयर खरीदा, 70-80 मिलियन का प्लेयर खरीदा और वो नहीं चला, तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर अब बहुत ज़्यादा है, आप उसको लात मार के दूसरा प्लेयर ला सकते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अब आपके पास खूब मार्जिन ऑफ एरर है। अगर आपको 4 प्लेयर आपने खरीदे महंगे, चारों नहीं चले, उनको लात मारिए, नया प्लेयर लेके आ जाइए उनकी जगह। तो ये एक ज़रूर चीज़ होगी इसमें, ये मैं ज़रूर मानता हूँ, इनकी वेल्थ का ये ज़रूर एक फ़ायदा है।
बट हाँ, इतना ज़्यादा बेंड नहीं कर पाएंगे ये जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है मार्केट में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टेक ओवर, और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब हाउ कैन आई क्रिटिसाइज दिस मूव, और मुझे तो अच्छा ही लगता है कि अगर कंपटीशन बढ़े तो, और डेफिनेटली मज़ा आने वाला है बहुत। और हाँ, अगर ये चीज़ बुंदेसलीगा में होती तो और ज़्यादा अच्छा लगता देखने को कि हाँ, बायर्न म्यूनिख के लिए एक और कॉम्पिटिटर आ जाता लीग में, जो कि वो बहुत सालों से डोमिनेट कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी थोड़े दिन एक पॉडकास्ट में भी बोला था थोड़े दिन पहले। तो बस ये चीज़ है कि कंपटीशन को बढ़ाएगा, प्रीमियर लीग की जो मार्केटेबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इस चीज़ से। और कहीं ना कहीं एक मैं ये कहूँगा कि जो सलमान भाई हैं हमारे, उन्होंने जो ये डिसीजन लिया है इंग्लिश फुटबॉल में, यूरोपियन फुटबॉल में घुसने का, ये कहीं ना कहीं और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट ज़रूर करेगा। और देखते हैं दोस्तों क्या इम्पैक्ट होता है इसका। अभी कल या परसों तक जो न्यूज़ है वो आई थिंक कंफर्म हो जाएगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद आज ही थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, और मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड पीस आउट। सलमान भाई रॉक्स।